सूफिज्म या सूफीवाद। सूफीवाद की कहानी मैंने कल सुनाई भी थी आपको थोड़ी। हजरत बिलाल से स्टार्ट हुई ये कहानी, इब्न अरबी से होते हुए हिंदुस्तान में किस तरह से इस्लाम का परचम लहराने में कामयाब रही। सूफिज्म इज a side of spirituality of Islam. Spirituality आध्यात्मिक रूप है इस्लाम का। आध्यात्मिक बीइंग स्पिरिचुअल is the most important goal of human civilization. Being spiritual. अध्यात्म क्या है वो समझिए आज। फर्स्ट क्लोज योर ड्यूर, दरवाजा बंद कर दो। अध्यात्म रिलीजन से बहुत दूर की चीज अध्यात्म। अब समझना क्या अध्यात्म में क्या होता है। ये पूरा का पूरा मेटाफिजिक्स है। मैंने आपको समझा दिया रिलीजन का, आत्मा का सिद्धांत बता दिया, कौन साइंस बता दिया, कॉन्शियस बता दी, सब कुछ बता दिया। अब अध्यात्म क्या है। रिलीजन को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपका वे कॉन्शियस को खोजने में लग जाए। रिलीजन अपने रिचुअल्स को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? रिचुअल्स को छोड़ दे तो अध्यात्म का रूप ले ले। अध्यात्म धर्म नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो सबकी एक ही है। जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आपकी सेम फीलिंग जैसी मंदिर में आती है वैसी मस्जिद में आएगी, गुरुद्वारे में आएगी, हर जगह वैसी आएगी। इसलिए बड़े शानदार बात कही। मेरी बात ध्यान से समझ जाना अगर अध्यात्म समझना है तो। हिंदुस्तान में स्वर्ग की डेफिनेशन में सोमरस आता है और इस्लाम में जन्नत की डेफिनेशन में शराब आती है। मुझे वो स्टोरी पता नहीं। जन्नत के 7 अलग अलग स्टेजेस हैं। उन अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग फरिश्ते बैठे हुए हैं। ठीक है, वो जो साहब बताए थे ना, तारक जमील साहब, उनकी स्टोरी है ये। मैं सुनाऊंगा नहीं, आप खुद ही सोच लेना। तो उसमें एक स्टोरी है कि भाई उसमें शराब की बात कही गई है कि जब जन्नत आपको मिल जाएगी तो वहाँ पर वो मियाँ आपको शराब परोसेंगे, वो फरिश्ते आपको शराब परोसेंगे। ठीक है, सब ये वाले लोगों को ये परोसेंगे। इस तरीके से डिटेल दी रखी है। और फिर बाइट में एक बात लिखती हैं वो कुरान शरीफ में जो बात आती है वो आती है कि भाई जो ईमान वाले होंगे ना, ईमान वाले कौन होंगे? ईमान वाले होंगे। जो ईमान वाले होंगे उनको खुद अल्लाह शराब परोसेंगे। वो लास्ट स्टेज है जन्नत की। कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म है और हर एक रिलीजन में सोम रस शराब ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई। प्रीस्ट ने पता क्या किया, पुरोहितों ने ये काम किया, वो शराब की फिलोसफी को नहीं समझा पाए। वो महिला के क्या नहीं समझा पाए, फिलोसफी को नहीं समझा पाए। दुनिया का हर एक रिलीजन ये 2 चीज़ों को टारगेट करता है, एक शराब को और एक शबाब को, महिलाओं को। और दोनों ही को समझाने में प्रीस्ट असफल हो जाएंगे आज भी। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? समझा नहीं रहा हूँ मैं, बस आपको अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से समझिए। जिंदगी में एक चीज होती है, उसे कहते हैं नशा। क्या कहते हैं?
सूफिज्म का बेस। अब दुनिया में बहुत तरह के नशे होते हैं। आम आदमी जिस नशे को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, उस आम आदमी का नशा का सबसे पहला एलिमेंट होता है शराब। प्राचीन काल से चल रही है, हर जगह चल रही है। क्या है? शराब। शराब का नशा बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति जानता है। नशा की डेफिनेशन क्या है कि साहब, इसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दिमाग को शून्य कर देता है। दिमाग को शून्य कर देता है। दिमाग एक जगह पर आप भूल जाते हो। और ध्यान भी मैं यही बताता हूँ आपको, जब आप सब भूल जाओ तब आपका क्या लग जाता है? ध्यान लग जाता है। दोनों का मामला तो एक ही जगह है। अब ये जो नशा होता है, इसको शराब की अलग अलग नशों से जो है कर देना। दुनिया में सिर्फ एक ही नशा बताया गया है, सबसे बड़ा नशा होता है ध्यान का या कॉन्शियस का नशा। यहाँ पर कैपिटलिज्म वर्सेस, मैंने वो आपको क्लास दी थी, कैपिटलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, मधुशाला वर्सेस मंदिर, ठीक है, मिर्जा गालिब वर्सेस मौलाना। ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी है बहुत, और बहुत ही डिस्प्यूटेड है, और आम आदमी इसके बारे में जानता नहीं। अब अगर किसी व्यक्ति को समझाना है कि नशा क्या है, ठीक है, ध्यान क्या है, वो दुनिया की हर किताब में बताया गया कि भाई नशा जो है वो शराब है, ठीक है। इसका ये इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी कार्ड है। तो जितना आपको महसूस हो रहा है शराब पीकर, उसे पीने के बाद में जैसा आपको महसूस हो रहा है एनलाइटेंड, भूल रहे हो आप सब कुछ, एवरीथिंग, इससे कई सौ गुना ज़्यादा, हजारों सौ गुना ज़्यादा आपको नशा तब होगा जब आपका कॉन्साइंस जिंदा हो जाएगा, जब आपका ध्यान लग जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैसेज रिलीजन का मैसेज है कि ये जो नशा है ये इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उस नशे को प्राप्त करने के लिए इस नशे को नेगलेक्ट करने की कोशिश करवाते हैं पुरोहित। कौन? पुरोहित। वो कभी समझा नहीं पाते कि भाई आखिर क्यों बचा रहे हो। आप देखो किस तरह का काया कलेश है शराब के ऊपर। कोई शराबी को डिफाइन नहीं करवा पा रहा है। उसकी फिलॉसफी आप देख लीजिए, वो पूरे ब्रह्मलोक में घुमा देता शराबी एक बार मंदिर में पड़े, ठीक है। और मिर्जा गालिब 2 पैग लगाते हैं, कहते हैं कि अपने अल्लाह से कहो कि ये दीवार हिलाओ, वरना ये 2 पैग लगाओ और इस दीवार को हिलता देखो। आप हराओगे इन्हें? सर नहीं हरा पाओगे, क्योंकि आप खुद नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि आपको नशे की फिलॉसफी नहीं पता है। दुनिया में एक नशा नहीं है, हजारों नशे हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा नशा डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई का नशा। जब पढ़ने का नशा हो जाएगा तो ललक उठेगी, अलग उठेगी। और लत होती है ना, लत बड़ी अजीब व गरीब चीज़ होती है। जब आपको किसी चीज़ की लत हो जाती है तो आप, मेंटल सिचुएशन आपकी खो जाती है। आपको पढ़ाई करनी थी, आपको करनी थी पढ़ाई, और ले आपको गया कोई व्यक्ति शादी में, ठीक है। तब आप ना शादी ठीक से अटेंड कर पाएंगे और ना ही आप पढ़ाई। आपका मेंटल स्टिग्मा क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, रुक जाओगे। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे तो आपका मेंटल स्थिति बिगाड़ दी। आपकी पढ़ने की लत ने आपकी मानसिक स्थिति खराब की या नहीं की? आपका मूड खराब हो जाएगा सर।
आपने जो करने की आपको लत है वो काम आपको नहीं करवाया जाए। आप सुबह सुबह 20 साल से योगा करते हैं, आप सुबह सुबह ध्यान करते हैं, आप पूजा करते हैं, उस टाइम पर आपको मैं कोई काम दे दूं, आप गालियां देंगे मुझे। ये है नशा। यही तो शराबी करता है, यही तो अफीमची करता है। उसे जो करना होता है वो हर हाल में। आपने देखा हुमायूं कैसे भागा था पीछे को मिर्जापुर में, जब पता चला कि उसकी सेना वापस चली गई, वो बड़ी तेज भागा मैदान में से। बोले हो खोला संदूक, फेंके मारे सब और फाड़ का पैकेट। और हाँ 5 दिन हो गए। ये ऐसा ही नशा तो होता है पढ़ने का, ऐसा ही नशा हर चीज का होता है। इसका इंट्रोडक्शन है शराब। नशे का इंट्रोडक्शन क्या है? शराब। नशे का इंट्रोडक्शन शराब है और पुरोहित वर्ग यहीं अटका रह गया। ध्यान का इंट्रोडक्शन महिला है। क्या है? महिला। एक आम आदमी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला ऑर्नामेंट एक महिला है। एक अट्रैक्शन पावर रखती है महिला। आप देखना कभी भी ऑटोमेटिकली सेगमेंट है ये। आप सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ लगाएंगे? जनरली सड़क पे जा रहे हो, आपकी नजरें चलती हैं और आप देखना कितने एक्सीडेंट होते हैं इस वजह से। स्पिरिचुअलिज्म कहता है अरे भैया यही तो ध्यान है, यहां से हटाकर कहां लगाएं? कौन साइंस पे खोजने पे लगा? इतना रसखान को क्या कहा था उन्होंने? इतना तूने खुदा को खोजा होता तो तुझे खुदा मिल जाता। समझ गए दोनों की फिलोसफी? ये इंट्रोडक्टरी फिलोसफी है। इसलिए जन्नत में अप्सराओं का, हूरों का वर्णन किया गया है, स्वर्ग में अप्सराओं का वर्णन किया गया है। समझ गए? ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी और दोनों चीजें तुम्हें कोई नहीं डिफाइन करवा पाएगा। खुद से खोजनी पड़ेंगी, खुद से महसूस करना पड़ेगा इन दोनों की फिलोसफी क्या है। समझ रहे हैं? नशा। अब अध्यात्म जो है वो बेसिकली ध्यान में विश्वास रखता है, कॉन्साइंस में विश्वास रखता है, कॉन्शियस में ध्यान रखता है। न अध्यात्म में किसी भी तरह का आडंबर और कर्मकांड नहीं चलेगा। ठीक है? इस तरह से इनके इंट्रोडक्टरी फैक्टर मैंने आपको बता दिए सूफिज्म के, इन सब चीजों के। द फिलोसफी ऑफ नशा समझे आप? दुनिया का सबसे बड़ा नशा होता है ध्यान, स्पिरिचुअलिटी। सबसे बड़ा। आप गम में हैं, आपने 2 पैग लगाए और 1 दिन के लिए क्या भूल गए? गम भूल गए। आपने अफीम खाई, भांग खाई, 2-3 दिन के लिए भूल गए। समझ रहे? इस तरीके की सिचुएशन आपके पास लिमिटेड है। लेकिन अगर जो आपका ध्यान लगा, आप मेडिटेट हो गए, तो इस नशे का मजा जिंदगी भर तक लेंगे आप। ये है नशा। ये वो वाला नशा है, ईमान वाला नशा। इसे बताता है ये धर्म। जो शराब और सोमरस बताया गया है वो ये ध्यान है। क्या है? ध्यान। लोगों ने, पुरोहितों ने उसे क्या समझा? सिर्फ सोमरस, ध्यान। बोले इसका रस चक्कर देखो, ठीक है, समझ रहे हो? ये चक्कर देखो, अभी ये इतने मीठे हैं, ये आधे घंटे का ध्यान लगा रहा है, 1 घंटे का ध्यान लगा रहा है, ये तुम्हें जो है सारी प्रॉब्लम को 2-3 घंटे के लिए भुला रहा है,
अगर आप ध्यान लगा लेंगे, परमात्मा की शरण में आएंगे, तो आप क्या बन जाएंगे? जिंदगी भर नशे में रहेंगे। ठीक है, जिंदगी भर किस में रहेंगे? नशे में रहेंगे। ये है फिलॉसफी अध्यात्म की। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से बहुत अलग है, कंटेंट पर विश्वास रखती है, उसके जो मेन कोर सेक्शन है उस पर विश्वास रखती है, आडंबर पर नहीं। ठीक है, बोले ध्यान लगेगा, कैसे भी लग जाएगा। ठीक है, हर एक कैंडिडेट का ध्यान अलग अलग तरीके से लग सकता है, सूफिज्म कहता है। किसी व्यक्ति ने अपना मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार किया है कि भाई वो एक पर्टिकुलर संगीत सुनकर उसका मूड अच्छा हो जाता है, तो वही संगीत उसे बजाना चाहिए तकलीफ में। आप देखो ना, कोरोना के टाइम पर क्या चेक कर रहे हैं डॉक्टर, डांस वांस करके दिखा रहे हैं मरीजों को। महात्मा गांधी ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे इस तरीके के। बताया था जिस व्यक्ति को कॉफी नहीं पीनी थी, उस व्यक्ति को कॉफी पिलाई, उसे कॉफी बहुत पसंद थी, वो ठीक हो गया। इसे कहते हैं विल पावर, पॉजिटिविटी, अंदर से जान जिसे कहते हैं। अपने आप सेल्स अपने आप रिकवरी कर लेते हैं। अध्यात्म, सूफिज्म। तो इस्लाम का आध्यात्मिक स्तर क्या है? सूफिज्म। इस्लाम में कर्मकांड भी होंगे, आडंबर भी होंगे। इन सब चीज़ों को निकाल कर जो कोर सेक्शन इस्लाम का बचेगा वो क्या बनेगा? सूफिज्म बनेगा। ठीक है, तो इस्लाम को सूफिज्म की जर्नी स्टार्ट करने में सबसे बड़ा योगदान इब्न अरबी का रहा। ठीक है, और अरबी शब्द का, अरबी के दो शब्दों का मेल है ये, एक तो सऊफ, 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 और एक सफ़ा। सऊफ का अर्थ है गर्म कपड़ों का प्रयोग, और सफ़ा का मतलब है अंतर मन की सफाई। सफाई, सफ़ा मतलब होती है सफाई, अंतर मन की सफाई। इब्ने अरबी के बाद में ईरान में एक महिला बनी। महिला बड़ी जानदार हैं ये। इन्होंने इस्लाम को भयंकर तरीके से चमकाया है। महिला का नाम था राबिया। क्या नाम था? राबिया। राबिया। अब राबिया जो है, इनकी स्टोरी में बता देता हूं आपको राबिया के बारे में। बीबी राबिया का इनका पूरा नाम है, बीबी राबिया। तो बीबी राबिया क्या काम करती हैं? जी, बीबी राबिया। फीलिंग तो ले लो हैं। कुंवारे बच्चे जो होते हैं अनमैरिड, उन्हें बीबी बोलने में बड़ा मजा आता है। समझो, अब बीबी राबिया जो हैं ये एंटर करती हैं ईरान में। ईरान में लाइट है, दिन का उजाला है, सूरज है, लैंप लेकर आती हैं और सब कुछ ढूंढने लग जाती हैं। बोले मेरी सुई गिर गई। सुई कहाँ है? लोग बाग उन्हें देख रहे होते हैं। बोले यार, दिन के उजाले में लैंप लेकर सुई को ढूंढ रही है, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। पहले तो उन्हें पागल समझा जाता, फिर बाद में बोलते कि भाई लोग बाग इकट्ठे हो, क्या ढूंढ रही हो? बोले सुई ढूंढ रही। तो लोग बाग भी उनमें ढूंढवाने लगते हैं, सब पूरी की पूरी कम्युनिटी ढूंढवाने लगती है। सुई गिर गई, सुई उठाओ इनकी। सुई मिलती नहीं। एक व्यक्ति उनसे पूछता, अच्छा अम्मा ये बताओ सुई कहाँ गिरी थी? बोले बेटे सुई तो वो कमरे में गिरी थी, मेरा जो कमरा है उसमें गिरी थी। सारे लोग कहते हैं बड़ी पागल हो रहे थे यार, लैंप लेके इतने सारा ढोल पीट के इतना टाइम वेस्ट करा दिया और सुई ढूंढनी है वहाँ।
तो बीबी राबिया कहती हैं, बेटे मैं यही तो कह रही हूँ, मैं भी तो यही कहती हूँ। जब अशांति मन में है तो शांति तुम्हें बाहर मिलेगी कैसे? शांति भी तुम्हें कहाँ से मिलेगी? अंदर से ही मिलेगी। द फिलोसफी ऑफ बीबी राबिया, इब्न अरबी की फिलोसफी को चरम सीमा पर ले गई बीबी राबिया। और फिलोसफी मैंने एक ही एग्जाम्पल से आपको बता दी कि भैया जब अशांति ही मन में है तो शांति भी कहाँ से मिलेगी? मन से ही मिलेगी। कहाँ सुई लैंप वगैरह लगा के कहाँ घूम रहे हो? सुई ढूंढने चले हो, कभी ना पा पाओगे सुई। सुई अगर चाहिए तो कमरे में ही ढूंढना पड़ेगा। बीबी राबिया महिला संत हैं, बहुत पूछा है एग्जामिनेशन में इनके बारे में। ईरान में स्थापना हुई सूफीज्म की, और वहां पर एक लेजेंडरी कैंडिडेट पैदा हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती, जो बाद में शिफ्ट किए कहां? अजमेर। सीधे हिंदुस्तान में सूफीवाद के जो है ना, दो अलग अलग ब्रांचेज रही हैं। दोनों तरीके के सूफी पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। एक तो लिबरल सूफी और एक एक्सट्रीमिस्ट सूफी। सूफी लिबरल मतलब उदार सूफी, और एक एक्सट्रीमिस्ट। वैसे तो हजारों इनके चिश्तियाँ हैं, वो कबीले हैं, सेक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रदाय हैं। लेकिन हिंदुस्तान में दो अलग अलग संप्रदाय जो सिलसिले बोला गया, संप्रदायों को बोला जाता है सिलसिला। तो सूफी के सिलसिलों में दो सिलसिले जो है बहुत ज़्यादा भारत में फेमस हुए। पहला सिलसिला था चिश्ती और दूसरा था नक्शबंदिया सिलसिला या नक्शबंदी सिलसिला। सिलसिला मतलब संप्रदाय, सेक्ट। आईने अकबरी में 14 तरह के सिलसिलों की बात जो है अबुल फजल करते हैं। 14 टाइप्स के इंडिया में सिलसिले पाए गए, जिसमें से दो सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। चिश्ती सिलसिले में जो सूफी संत रहे, बहुत बड़े बड़े आला सूफी संत, लिबरल्स, उसमें सबसे पहला नाम उनका आता है, वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। दरगाह है अजमेर में, पता है आपको, मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर है नासरुद्दीन, जिनको चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है, हमीउद्दीन नागौरी, फरीदीन गजशंकर और बाबा फरीद। नासरुद्दीन। और गुरु नानक के टाइम पर एक बहुत अच्छे इसके सूफी संत रहे, शेख सलीम चिश्ती। नानक पर बड़ा प्रभाव था उनका, शेख सलीम चिश्ती। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम जो रहा सूफियों में, खुसरो, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जब आप निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाएंगे तो आमिर खुसरो की भी बराबर में ही है मामला, ठीक है। और आमिर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था तूतिए हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है ये, तूतिए हिंद, हिंद की तूती। और आमिर खुसरो को ही हिंदुस्तान का पहला नागरिक होने की खिताब भी प्राप्त हुआ। पहला नागरिक, फर्स्ट सिटीजन। हिंदुस्तान से उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। वो भारत को जन्नत और दिल्ली को हजरत कहते थे। भारत को जन्नत कहा उन्होंने और दिल्ली को हजरत। दो लाइनें लिखी उन्होंने
भारत के जन्नत को कहने के लिए कि गर फिरदौस आबर रुई जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। मतलब अगर इस ज़मी पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। कहाँ? इंडिया। ठीक है। दूसरी चीज, आमिर खुसरो, और एक बड़ा अच्छा लाइन उनकी और भी आती है कि कागा सप्तन खइयो चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खइयो इन्हें पिया मिलन की आस। रॉक स्टार में ये शब्द यूज किए गए हैं, लिए गए भी। मूवी जो रही, आमिर खुसरो की ही लाइनें थी कि मेरे पूरे के पूरे शरीर को खा जाना, मार देना, नष्ट कर देना, बट मेरे दो नैना छोड़ देना, क्योंकि इन नैनों को पिया के मिलने की क्या है, आस है। क्या लिखते थे वो, ठीक है, इसे कहते हैं लिखावट। और फिर तुकबंदियाँ स्टार्ट हुई और कबीर और गुरु जो गुरु नानक वाले जो गुरु हैं उनसे ले लेकर आमिर खुसरो ने बहुत शानदार एक रिवायत स्टार्ट की हिंदुस्तान में। इस वजह से बड़ा लिबरल कहा जाता है। और फिर बाद में इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि कहा और हिंदी इनकी हमेशा कर्जदार रहेगी। हिंदुस्तान में हिंदी को इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट किसको जाता है? आमिर खुसरो को जाता है। मिर्जा मजहर का नाम बताया था कल, जिन्होंने राम और कृष्ण को पैगंबर घोषित किया था। हिंदुस्तान में ही बनी है, अपने आप बनती हैं लैंग्वेजेस। देखिए, हिंदी की क्लास देंगे तो मैं चिंता कैसे कैसे जन्म हुआ, प्राकृत से कहाँ तक की जर्नी है हिंदी तक की। फिर दूसरा जो सिलसिला रहा, इस सिलसिले का नाम था नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, उसमें थोड़े ज़्यादा नक्शे थे, थोड़ा सा कट्टर था ये। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम जरूर लिखिएगा, वो हैं बहाउद्दीन ज़कारिया। बहाउद्दीन ज़कारिया साहब ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया था। और सबसे प्रसिद्ध संत रहे शेख अहमद सरहिंदी, आपके अपने सरहिंदी साहब, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी वॉज द कैंडिडेट जिनको जहांगीर ने अपने शासनकाल में बाहर देश निकाला दे दिया था, सजा सुनाकर। धीरे धीरे ये सिलसिला जो है फ्लेक्सिबल हो गया था। और आपको बता दूं, दारा शिकोह जो प्रोडक्ट था वो इसी यूनिवर्सिटी से था, नक्शबंदी से ही। लेकिन कितना लिबरल बना, अब लिख लो, दारा शिकोह यहीं से जो है, देखो दारा शिकोह नक्शबंदी सिलसिला से ही ताल्लुक़ रखता था। और फिर बाद में नक्शबंदी सिलसिलों में मिर्ज़ा मजहर, मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब जैसे लोग आए। मीर दर्द, हाँ, दर्द बताएं कैसे होता है, ठीक है, क्या कह रही हो बताएं, ठीक है। सूफी विद्वान अन्य जो हैं, उसमें ग्वालियर के एक सूफी हैं मोहम्मद गोश जी, गोश, मोहम्मद गोश, बहुत 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 बड़े विद्वान नाम आदमी है, नहीं अलग है। तो भैया इन्होंने क्या काम किया कि ये संगीत के पहले गुरु माने गए मेडिवल हिस्ट्री के, और महान संगीतज्ञ बने। इनका जो शिष्य था वो बेजुबारा था, बेजुबारा।
ठीक है, बेजू बारा को कई किताबों में बेजू बावरा भी लिखा हुआ है, पढ़ लिए हो क्या? बेजू बावरा, हाँ बेजू बावरा, ठीक है। ऐसे नाम भूले नहीं जाते 5वीं 6वीं से भी, क्योंकि बावरा है ना। और बेजू बावरा के जो शिष्य बने वो बने तानसेन। तानसेन बोज बिकेम 9th जेम्स ऑफ अकबर, जहांगीर। तानसेन, तो तानसेन कहां से ताल्लुक रखते थे? ग्वालियर से, ग्वालियर घराने से। और याहिया बिन अहमद मनेरी दूसरे एक सूफी संत हैं, याहिया बिन अहमद मनेरी, ये बिहार से बने। ना ना अलग हैं भाई, नाम कैसे याद होगा? कोई बात नहीं। एक बड़ी अच्छी बात याद रखना मेरी, मैंने बताई थी। अबे यार चाय भी आके रखी हुई है, बताया नहीं आप लोगों ने। अभी गर्म है। याहिया बिन, इस तरह से सूफ़ी की एक बेल्ट स्टार्ट हुई। अब सूफीज़्म में जब आप जाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ होता क्या है। पॉजिटिव एनर्जी, जब उनके जो लोगों के जो कारनामे हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं, तो वो कारनामे आपको वाइब्रेट करके क्या देते हैं? पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ठीक है। सूफीज़्म का मैटर यही है कि सूफीज़्म ने बड़ी शानदार अपना क्लियर कट कॉन्सेप्ट रखा हिंदुस्तान में, और जो बड़े बड़े सूफी संत हुए जिनके साथ में अल्लाह की मेहर रही, ऊपर वाले की मेहर रही, भगवान की मेहर रही, उन्होंने चमत्कार भी किए। अलाउद्दीन, वो निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती की दरगाह। और मांगना कुछ नहीं होता है वहाँ जाकर, सिर्फ और सिर्फ पीस ऑफ माइंड को और एनर्जी को महसूस करने में जो मज़ा आता है वही काफ़ी है। इसलिए मैं कभी ऐसा कोई रीजनल या रिलीजन फैक्टर नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं बच्चों से कहता हूँ कि सूफ़ी दरगाहों पर ज़रूर जाना चाहिए। रिक्वेस्ट होती है मेरी, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से है कि आप हिंदुस्तान की इस तहजीब को बना के रखना चाहते हैं, इस एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं, तो आप सूफी संतों की और महान सूफी संतों की दरगाह पर ज़रूर उस एनर्जी को महसूस करें, ठीक है। अब ये कहानी जो गंगा यमुना तहजीब की, संस्कृति की शुरू हुई थी, इस कहानी में अगला मोड़ ये आता है कि इसमें कट्टरपंथ पैदा हो जाता है और हिंदुस्तान में औरंगजेब मेंटेलिटी की बात बता रहा हूँ, औरंगजेब मेंटेलिटी पूरी हो जाती है। और सरहंदी साहब से ये स्टार्ट होते होते साहब अली उल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना तक ये कहानी पूरी मैंने आपको सुना दी थी कि हिंदुस्तान में ये एक अलग खेमा जो है जनरेट हो जाता है। अब इस खेमे को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान में मुसलमानों को ही आगे आना पड़ेगा, ठीक है। उन्हीं में से औलियाओं की फ़ौज को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। उन्हीं में से अकबर और वो सारे लोग आएंगे, उसमें और किसी दूसरी कम्युनिटी का कोई बड़ा योगदान या कोई बड़ा फैक्टर या कोई रेजोमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी तरफ 1915 में कहानी स्टार्ट होती है दयानंद सरस्वती से। दयानंद सरस्वती बिल्कुल भी कम्युनल नहीं थे, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उनकी बातों को बड़ा मैनिपुलेट किया गया। उन्होंने बोला बैक टू वेदा, लोगों ने क्या किया, ठीक है, इस चीज़ को कंजर्वेटिव बना दिया। जब भी आप दयानंद सरस्वती को समझने की कोशिश करें, उनकी एक किताब जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एक टाइम मिले तो। क्या नाम है इनकी किताब का, बोलिए? सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिखी है किताब उन्होंने, सबसे बढ़िया बात ये लिखी। ये किताब बड़ी ज़रूरी है पढ़नी, मौका मिलेगा आप इस किताब को पढ़िएगा। इसमें कास्टिज्म को ख़त्म किया उन्होंने, रिलीजन को ख़त्म किया, और फिर किस समाज की स्थापना की? अच्छी,
दयानंद सरस्वती ने किस समाज, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज दुनिया के सबसे अच्छी सोसाइटी जो बनाई गई हैं उनमें से उनकी संख्या आती है। आर्य समाज बड़ा प्रोटेक्टर है। आपको पता है हिंदुस्तान में इसकी एक अलग ही दस्तूर पैदा हो गया है। ठीक है, हिंदुस्तान में कोई लड़का लड़की एलोप करते हैं, भागते हैं, आर्य समाज के पास में पहुंच जाते हैं। वो उनकी बड़ी अच्छी तरह से शादी कराते हैं, इंटर कास्ट मैरिज हो या इंटर रिलीजन मैरिज हो, शादी वादी होती है उनकी, उन्हें पूरी सुरक्षा दिलवाते हैं। और सुरक्षा दिलवाने के बाद में कानूनन शादी भी होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं वो। तो ये बड़ा ट्रेंड चला आर्य समाजियों से भी। ये समाज जो कट्टरपंथ समाज है हिंदुस्तान का, चाहे वो हिंदुओं का हो मुस्लिम्स का, बड़ा चिढ़ता है, कहता है ये समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूँ वीडियो में कोई इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहता, कभी युवा और युवतियाँ इससे जो है प्रभावित हो जाएं। ठीक है, समझ। तो यहाँ से स्टार्ट हुई। और जब मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट 1906 हो गया तो एक धारा जो हल्की हल्की उभर रही थी दयानंद सरस्वती के टाइम से ही, वो धारा 1915 में कन्वर्ट हो गई हिंदुइज्म में। हिंदू महासभा है 15। अब हिंदू महासभा जब जन्म लिया हिंदू महासभा ने, तो हिंदू महासभा का जन्म लेना भारत में तो बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब पर कीले ठोकने जैसा है। एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू महासभा, और फिर राइट विंग लीडर पैदा हुए हिंदुस्तान में भी, और कम्युनलिज्म बड़े पैमाने पर फैल गया। आखिर क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आप पर रूल करना चाहती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक बड़ी अच्छी गवर्नर की बात है। उन्होंने कहा था कि अगर हमने इन दोनों को तोड़ कर रखा, ठीक है, तो हम ताउम्र भारत को हम गुलाम बना सकते हैं, ताउम्र। और अगर ये हिंदू और मुस्लिम एकता बन गई हिंदुस्तान के अंदर, तो इंडिया 10 साल के अंदर अंदर आज़ाद हो जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन फोकस है, ठीक है, 1857 के बाद से 1947 तक, वो मेन फोकस सिर्फ ये है, इन दो अलग अलग कम्युनिटीज़ को क्या करना, एक दूसरे से दूर रखना। ऐसी ही पॉलिसीज आएंगी। महात्मा गांधी के बारे में बताऊं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन जब भारत में चला तो महात्मा गांधी ने उन्हें क्या किया, सपोर्ट कर दिया। कुछ लोगों ने बड़ा ही विरोध किया इसका, बोले गांधी जी क्या कर रहे हो, छोटा सा आंदोलन है ये, कोई फ़ायदे वायदे नहीं है इसके। और फिर वो शांत हो गया मामला। महात्मा गांधी का एक प्रयास रहा मुसलमानों को अपनी तरफ लाने का। उससे पहले की घटना है, महात्मा गांधी का ब्रिटेन में बड़ा विश्वास था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। महात्मा गांधी ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है भाई, आप बताओ पीछे, ठीक है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए आर्मी नियुक्त होनी थी, अपॉइंट होनी थी, तो महात्मा गांधी ने समर्थन दे दिया ब्रिटेन को, बोले करवा दो। ब्रिटेन जो है पिछड़ों के लिए लड़ रहा है, बैकवर्ड के लिए लड़ रहा है, पॉवर्टी के लिए लड़ रहा है, अच्छाई के लिए लड़ रहा है, इस तरीके का विश्वास था। तो 1914 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, अपने विचारों को प्रस्तुत किया और किसे सपोर्ट किया, ब्रिटिश को। और कहा देश के युवाओं से, एसएससी जीडी वालों से, बोले कि आपको ब्रिटेन के लिए लड़ना चाहिए, यही लड़ाई अच्छाई की लड़ाई है। महात्मा गांधी भी ठीक थे क्योंकि ऐसा कोई उन्हें एक्सपीरियंस था नहीं। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जब सेना जो है पूरी की पूरी वो हो जाती है, तो उन्हें रिटर्न में हिंदुस्तान को क्या देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉलेट एक्ट। क्या देते हैं, जलियांवाला बाग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और रिफॉर्म के नाम पर धब्बा।
ठीक है, क्योंकि कम्युनलिज्म बढ़ा दिया उन्होंने और भी ज़्यादा। अब ये कम्युनलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग बढ़ाते रहेंगे, हर जगह पर बढ़ाएंगे। कभी जिन्ना को आगे करेंगे, कभी इकबाल को आगे करेंगे, और कम्युनलिज्म बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। और इस तरफ ये जो धारा है हिंदू महासभा की, ये धारा भी अपना रूप दिखाती चली जाएगी। मराठा को कंसोलिडेट करेंगे बाल गंगाधर तिलक, वहाँ पर कौन सा गणेश उत्सव स्टार्ट कर देंगे और शिवाजी पूजन, और फिर नारा दे देंगे हर हर महादेव जय भवानी। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर से रेजुमिनेट कर दिया शिवाजी की तरह, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, हिंदू यूनिटी के नाम पर। और ये धारा हिंदू महासभा की और ये मराठी धारा मिलकर हिंदुत्व का जो है एक नया रूप ले लेंगे, और फिर जन्म हो जाएगा किसका? आरएसएस का। हिंदू महासभा, देन कौन आएगी? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुत्व को अपने आगे रखकर आगे बढ़ेगी, हिंदुत्व को। ठीक है, आरएसएस जब आरएसएस आ जाएगी, हिंदू महासभा आ जाएगी, फिर आरएसएस अपनी एक पॉलिटिकल टेरिटरी देगी 1980 में, जिसका नाम होगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी आती है और उसे लोकसभा में 2 सीटें मिलती हैं। लगभग 11-12 लोगों की जो है ये पार्टी थी, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ठीक है, और कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। 1989 जम्मू एंड कश्मीर का इशू होता है। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इशू होता है 1989 में, कश्मीरी पंडितों वाला सिचुएशन, इस पर्टिकुलर धारा को, ये हिंदू महासभा, आरएसएस, बीजेपी, इस धारा को एक बड़ा बेहतरीन सेगमेंट मिलता है। इस देश के सभी हिंदुओं को बोले कि हमने कौन सी जो है चूड़ियां पहन रखी हैं। ठीक है, हम खामों का जो है गांधी बने घूमते रहे। आप जम्मू कश्मीर में तांडव मचाओ, आपने तांडव मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर राम मंदिर इशू के साथ में रथ यात्रा स्टार्ट करते हैं आडवाणी जी। ये हिंदू पोलराइजेशन का पहला इनिशिएटिव भारत में स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। कहानी स्टार्ट होती है सोमनाथ के मंदिर से, और जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से होते हुए कहाँ पहुँचना होता है? अयोध्या। कहाँ? अयोध्या, राम टेम्पल। बड़ा ही हुजूम मिला। सीधे 2 सीटें कहाँ पर पहुँचती हैं? सीधे की सीधे पहुँचती हैं 47 सीट्स पर, और फिर 100 सीट्स 1991 के बाद में जो इलेक्शन होते हैं, वो इस रथ यात्रा से बीजेपी को 100 सीटों पर पहुंचा देती है। 2 सीटों से सीधे कहाँ? 100 सीटें, और भारत में हिंदू पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 1991 से लेकर भारत में अभी तक कुछ ऐसी गुंजाइशें नहीं चल रही। फिर टेरर अटैक होते हैं मुंबई 1993, और 1993 में जब टेरर अटैक होते हैं और हवा मिलती है, और फिर ये धारा फिर से इस देश को प्रवोक करती है हिंदुइज्म के नाम पर, और फिर 1998 में फिर से सरकार बनती है, मेजॉरिटी सरकार। किसकी? बीजेपी गवर्नमेंट की। ठीक है, 1998 से जब बनती है, और उसके बाद 10 साल का शासन आता है कांग्रेस का, और कांग्रेस के शासन में 5 साल तो कुछ नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में कांग्रेस के अगेंस्ट एक विचारधारा खड़ी की गई, और की भी जानी चाहिए, क्योंकि जो है कांग्रेस ने गलतियां ऐसी की थी, इतने बड़े बड़े करप्शन, 2G स्पेक्ट्रम, CWG मतलब कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला स्कीम, ये सारे के सारे स्कीम्स उसे डुबा ले गए। इस चीज़ का बेनिफिट किसको मिल गया? फिर से बीजेपी को मिला, और फिर से बीजेपी को मिला, और ऊपर से बीजेपी ने फिर से एक अपनी फिलॉसफी दी। वो फिलॉसफी क्या थी? हिंदू राष्ट्र की। उन्होंने
प्रतिघात किया सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पर। भारत की जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन थी, ठीक है, उसको अपनी तरह से पेश करने की कोशिश की और देश को बहुत बड़े पैमाने पर पोलराइज्ड कर दिया। कहानी 2014 में बदल जाती है हिंदुस्तान की और भारत पोलराइज्ड हो जाता है हिंदू और मुसलमान के नाम पर। और पोलराइज होने के बाद में सरकार मेजॉरिटी गवर्नमेंट में आती है और फिर यही पोलराइजेशन 2020 में देखने को मिलता है, ठीक है। और 2020 में भी ये पोलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। तो भारत में जो बेसिकली रूलिंग पार्टी है वो भी एक पोलराइज्ड गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रही है। भारत में जो दूसरा तबका है, जो दूसरी स्ट्रीम है, वो भी चौराहे पर खड़ी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर जो पर्टिकुलर दोराहा है उसमें ये कहानी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पॉलिटिकल थिंकर्स का कहना है कि इस कहानी और इस सिचुएशन को वापस बैकड्रॉप में लाना लगभग असंभव जैसा हो रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया, आईटी सेल्स हिंदुस्तान को दहला रहे हैं दोनों साइड से। ताली हमेशा दोनों साइड से बजेगी, ऑलवेज रिमेंबर, दोनों साइड से। एक तरफ औरंगजेब की मेंटेलिटी वाली जो धारा है वो खड़ी है और दूसरी तरफ हिंदू महासभा की जो पूरी की पूरी हिंदू राष्ट्र बनाने वाली धारा वो खड़ी हुई है। ये एक बैटलफील्ड में खड़े हुए हैं, किसी कारण बस इन्होंने अपनी बैटल को पोस्टपोन कर दिया है, किसी कारण बस, ठीक है। तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है, हिंदुस्तान की स्थिति को देखते हुए और बहुत सारे लोगों का कहना है, जिस तरह के हिंदुस्तान में नेचर और प्रवृत्ति पैदा हो चुकी है, सिविल वॉर होने की पूरी संभावना है, ठीक है। भारत एक सिविल वॉर, एक बहुत बड़ा सिविल वॉर क्या कर सकता है, फेस कर सकता है, ठीक है। कर क्या सकता है, सिविल वॉर होगा। हिंदुस्तान में जिस तरह से एक जवान, एक युवा मेंटेलिटी को चेंज किया जा रहा है दोनों ही तबकों की तरफ से, और जिस तरह का माहौल पैदा हो चुका है, ये पूरी की पूरी टेंडेंसी है, क्योंकि ये सिविल वॉर तो स्टार्ट हो चुका है। ये सिविल वॉर सोशल मीडिया पर अभी जारी है, ठीक है। इस सिविल वॉर को सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर उतरना है, ठीक है। इस देश की इतनी बुरी स्थिति सिविल के तौर पर आज तक नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। मैंने अभी बता दिया आपको, सारी की सारी स्टोरी सुनाई। मैंने गंगा के बारे में भी बताया, मैंने जमुना के बारे में भी बताया। मैंने दोनों चीज़ों की स्टोरी आपको सुनाई। दोनों ही स्टोरीज में मैंने दोनों को क्रिटिसाइज किया है और इंडिया दोनों की ही वजह से बहुत बड़े पैमाने पर सफ़र करने वाला है, बहुत बुरी तरीके से सफ़र करेगा। वॉर तो होना है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वॉर तो होना है। एक्सटर्नल वॉर हो जाएगा तो शायद हो सकता है इंटरनल वॉर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा हो जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल होता है ना, बाहर से लड़ाई हो जाए तो घर की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कुछ लोगों को हिंदू बना दिया है, कुछ लोगों को मुसलमान बना दिया है। एक्सटर्नल वॉर उन्हें क्या बना देगा, हिंदुस्तानी बना देगा, ठीक है। तो या तो एक्सटर्नल वॉर हो जाएगा, और एक्सटर्नल वॉर नहीं होगा तो सिविल वॉर तो होना है ही, ठीक है। इस स्थिति में जो मेन मोटिव है यूपीएससी इस वीडियो का, वो ये है कि इस स्थिति को कौन हैंडल कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि इस स्थिति को हैंडल सिर्फ और सिर्फ भारत करेगा। कौन? भारत। भारत का मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब ज्ञान की श्रेणी में है नौजवान, ज्ञान की श्रेणी में है संत, ज्ञान की श्रेणी में है यूपीएससी एस्पिरेंट, ज्ञान की श्रेणी। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनको पता है कि औरंगजेब मेंटेलिटी क्या है, जिनको पता है हिंदू महासभा का लक्ष्य क्या है, जिनको ये पता है कि नाथूराम गोडसे कौन है, जिनको ये पता है
प्रज्ञा पांडे 2 अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी के गोले पर या पुतले पर गोली मारती हैं, जिनको ये पता है, जिनको दर्द होता है, वो लोगों का भारत है, उन लोगों का है भारत। बाकी या तो इंडिया में रहता है कोई व्यक्ति, ठीक है, और ये दोनों ही जो स्ट्रीम्स हैं ये भारत में कम्युनलिज्म प्रवेश कर रही हैं, बड़े पैमाने पर कम्युनलिज्म होने को तैयार है इंडिया में। कम्युनल राइट्स कई जगह बिल्कुल नोटिस आ गया, बिल्कुल फाइनल, कई दफ़ा। और जिस तरह की कंडीशन भारत के पॉलिटिकल सिचुएशन की है, जिस तरह का पॉलिटिकल अप्रोच और व्यू है हिंदुस्तान की आवाम का, उसका दूसरा रूप ही कम्युनलिज्म है। तो हिंदुस्तान की आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, आप पूरा का पूरा इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ेंगे और आप सिर्फ एक ही चीज़ पाएंगे, हिंदुस्तान की स्थिति इससे बुरी कभी नहीं हुई, पॉलिटिकली और सोशली, दो चीज़ों में, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई। आज की डेट में इकोनॉमिकली मजबूत होने के बाद भी व्यक्ति मंदिर और मस्जिद के बारे में सोच रहा है, वो नहीं सोच रहा हॉस्पिटल के बारे में, वैक्सीन के बारे में, वो नहीं सोच रहा अपने बच्चे के करियर के बारे में, उसे दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल। ये पर्टिकुलर जो फिनोमिना है, ठीक है, ये फिनोमिना कम्युनल फिनोमिना है, जो भारत में दोनों दौराहे पर खड़े हैं, बिल्कुल एकदम एक दूसरे को मारने काटने को तैयार खड़े हैं, दोनों ही साइड। ऐसी स्थिति में कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करेंगी और हिंदुस्तान के नौजवान हैं, ये पूरी रेंज है जो हिंदुस्तान को, भारत को बचाएंगे। भारत बचाएगा इन दोनों, हिंदुस्तान को भी और इंडिया को भी। और ये जो करतूत हुई है ना स्टार्ट, ये इंडिया के माध्यम से स्टार्ट हुई है। इंडिया करता है ये बवाल, भारत बचाता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया में अगर सिविल वॉर चल गया तो फिर जो हमारे एनिमी नेबर्स हैं कंट्रीज, तो वो इस चीज़ का फायदा बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल 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 चीज़ें एक साथ इंडिया में कैसे फायदा उठाएंगे नहीं, फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान को अंदर से खोखला किया जा रहा है, आप समझ नहीं सकते। गवर्नमेंट को जो है इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई सामने से बोला जाए, लोगों को कहा जाए कि भाई ये मतभेद मत करो, ये आईटी सेल्स के चक्कर में मत पड़ो। बड़ा आसान है, क्या पाकिस्तान भारत में आईटी सेल नहीं चला सकता? क्या चाइना आईटी सेल नहीं चला सकता? ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स भी तो होना चाहिए उन्हें हैंडल करने का, ठीक है। कभी भी इस तरह की कोई भी अफवाह होती है जो एक दूसरे को नफरत पैदा कर रही है, हमारे देश के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो दो मजहबों को एक करता हो, बल्कि ऐसे हजारों में। तो इंडिया में बताया मैंने कि भाई ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। अकबर ने दीन इलाही स्टार्ट किया था, कितनी दिक्कत होती थी अकबर को कम्युनल से, आप सोच के देखो। अपने बेडरूम के बराबर में उसने दीन इलाही खोला, ठीक है। अशोक ने धम्मा पॉलिसी चलाई, और कौन सी थ्योरी थी? द थ्योरी ऑफ धम्मा का जो मेन मोटिव है वो क्या है? सात वृद्धि, ठीक है, सात वृद्धि दिया कॉन्सेप्ट। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं होता है। हाँ, उन्हें तोड़ने के लिए बाकायदे बड़ा काम होता है। ऐसी हजारों पॉलिटिकल पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर। वेलफेयर एक अलग काम होता है, लेकिन कम्युनल एक समस्या है, उस समस्या को निपटने के लिए ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो काम करती है? कोई ऐसा स्टेटमेंट जो इन दोनों को जोड़ता है? और तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि भाई कि गवर्नमेंट आपको वो डिवाइड एंड रूल फॉर्मूले पर ही काम कर रही है।
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। ये इतनी छोटी, इतनी सिंपल सी बात है। आप मुझे एक प्रोग्राम बता दो जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक झलकता हो, किसी गवर्नमेंट का, और उसका ढिंढोरा पीटा हो। और मैं आपको ऐसे हजारों कम्युनल एपिसोड इस पूरी की पूरी गवर्नमेंट में दिखा दूंगा जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट किया जाता है। देश के अंदर गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को जोड़े रखना, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, ठीक है। ये गैप ख़त्म करना, ये गैप नहीं ख़त्म किया किसी ने भी नहीं किया। इससे पहले वाली गवर्नमेंट भी कोई झंडा नहीं गाड़ के गई है, पहले बता दूं मैं आपसे। कभी आप समझ जाओ कि मैं प्रो कांग्रेसी हो रहा हूँ या फिर प्रो बीजेपीएन, दोनों एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भारत में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा आपको जो कम्युनलिज्म को हैंडल करता हो। कम्युनलिज्म पुलिस थोड़ी ना हैंडल कर, पुलिस का केस थोड़ी ना है ये कि भैया कर्फ्यू लगा दो, ठीक है, सब डर में रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये पुलिस का काम है, ये काम है हिंदुस्तान की आवाम को समझाने का। पुलिस का काम नहीं है ये, सोशोलॉजी का काम है, पॉलिटिकल साइंस का काम है ये। और इसे कर कौन रहा है? पुलिस कर रही है। और देश के बच्चों का मन देखो आप, मन, और लोगों का दिमाग देखो, हिंदू मुसलमानों का ही, दोनों का ही। लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि कोई तुम्हें चूना लगा रहा है। समझ रहे हो? अब ये मेंटल अप्रोच है। गंगा जमुना तहजीब इज द मेन सोल्यूशन फॉर इंडिया, इंडियन प्रोग्रेस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टेबिलिटी। जब तक गंगा जमुना तहजीब इस हिंदुस्तान में नहीं आएगी, इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, ठीक है। और जब तक पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज नहीं होंगी, जब तक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक पॉलिटिकल लोग आगे बढ़कर इस चीज़ के प्रति मुहिम नहीं चलाएंगे, हिंदुस्तान में परिवर्तन नहीं आएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, एंड इंडियाज पॉलिटिक्स इज डर्टी पॉलिटिक्स। तो हिंदुस्तान को ज़रूरत है अच्छे अच्छे लीडर्स की। लीडर्स लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लीडर्स लाइक पंडित नेहरू, लीडर्स लाइक जयशंकर प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है, ठीक है। जब तक ऐसे लीडर नहीं आएंगे, देश नहीं बदलेगा। और ऐसे लीडर हमारे पास अवेलेबल हैं, ऐसे लीडर हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी को मैं क्या कहता हूँ, भारत, ठीक है। तो फिर मेरी अपील बस यही है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को, दिलों को जख्मी करती हुई निकली है। उन सब के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, सच मैंने बयां किया है, मेरे गुरुजनों ने मुझे बताया। रेफरेंस मैं आपको NCERT में से दूंगा, अच्छी अच्छी किताबों में से दूंगा। और कोई भी बात अगर आपको झूठ लगती है, किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम आपको करना है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, 2 ईमेल आईडी हैं, सोशल मीडिया के सारे लिंक हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। कोई किसी तरीके की अगर आपको डिबेट करनी है आप कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, डिबेट का मतलब और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब एनिमिटी नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी अलग हो, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं है, एनिमिटी नहीं है। आप किसी मुद्दे पर मुझे समझा पाए फैक्ट्स के साथ में, लॉ में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है एविडेंसेस एंड फैक्ट्स। आप मुझे किसी भी मुद्दे पर समझा पाए फैक्ट्स के साथ में, मैं आपकी बात को मानूंगा और उस बात के लिए मैं दोबारा वीडियो बनाकर मैं माफ़ी भी मांगूंगा।
लेकिन अगर आप नहीं समझा पाए तो आपको मेरी बात माननी होगी विद फैक्ट्स, और आपको वो पर्टिकुलर मेंटेलिटी बदलनी होगी। इसी के साथ में मैं आप सभी को जय हिंद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। द बोधी क्लास।